हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और आपका बायो मेंटर अब्दुल मन्नान। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशंस के बारे में। बच्चों, ये हमारा जो सीरीज है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है बच्चों इसमें, ठीक है। जिसमें ये हमारा आज का हो गया 11th पार्ट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशंस के बारे में, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है बच्चा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और ये मैं नया थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू, इमेज के थ्रू और अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। तो आप इसका भी एक्सपीरियंस लीजिए और थोड़ा कमेंट सेक्शन में जाके कुछ बोलिए, ठीक है। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। बच्चों, मेरा पूरा नाम है अब्दुल मन्नान, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। एक्स फैकल्टी आकाश हूँ। आकाश में पढ़ा है मैंने 3-4 साल। एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। 3 रिसर्च पेपर मैंने अभी तक पब्लिश किया है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अब्दुल सर फॉर यू के नाम से है। यहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ अपने नए वीडियो के बारे में। और आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब्दुल बायोलॉजिस्ट के नाम से ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों की फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या, किसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं बच्चों, प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूज होता है स्पर्म्स और आपका ओवम। तो स्पर्म्स, ठीक है, और ओवम, ये रहा स्पर्म्स और ये ओवम। तो ये जब दोनों आपस में फर्टिलाइज होता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन के केसेस में। अब ये जो फर्टिलाइजेशन कब होता है, तो जस्ट आफ्टर द कॉपुलेशन, जब ह्यूमंस कॉपुलेशन दैट मींस क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म्स करता है, तो उस टाइम पे जो मेल पार्टनर होता है बच्चों, वो सीमेंस को रिलीज करता है पेनिस के थ्रू इन वेजाइना, ठीक है ना। इस प्रोसेस को ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो ये प्रोसेस हो गया इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, मेल ने पेनिस के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, दैट इज इन वेजाइना, क्या किया, स्पर्म्स को रिलीज कर दिया है। अब यहाँ से स्पर्म्स क्या करेगा, एग तक पहुंचेगा और उसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस चल रहा होता है। इसमें ये 2 पॉइंट्स और अच्छे से ध्यान में रखना है बच्चों, कि स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है, ठीक है ना, और जब ये पास करता है सर्विस के थ्रू एंड देन फाइनली एंटर करता है यूट्रस एंड देन फॉलोपियन ट्यूब में, और स्पेशली कहाँ पहुंच जाता है तुम्हारा एम्पुलरी रीजन्स में, तब जाके वहां पे एम्पुलरी रीजन किसका पार्ट होता है, फॉलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। तो वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब ये एम्पुलरी रीजन्स पे पहुंचे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, स्पर्म्स की मोटिलिटीज, ठीक है ना। ध्यान में रखना किसका, स्पर्म्स की मोटिलिटी काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है बच्चों, ठीक है ना। उसके अलावा बच्चों ओवम भी उसी सेम टाइम पे रिलीज होना चाहिए, है ना। ओवल्यूशन होता है 14वें दिन उधर से। तो ये रिलीज होने के बाद सीधे कहाँ पे, इसी एम्पुलरी रीजन में आके वेट करना चाहिए। मतलब ओवम को भी रिलीज उसी टाइम पे होके, और ये एम्पुलरी रीजन्स में प्रेजेंट होना जरूरी है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। जैसा कि बच्चों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, इस डायग्राम्स के थ्रू हम आराम से समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली हो क्या रहा तुम्हारा इसमें। स्पर्म्स और एग दोनों को कहाँ पे प्रेजेंट होना है, एम्पुलरी रीजन्स में प्रेजेंट होना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्पर्म्स है वो कौन कौन से पाथवे से यहाँ तक पहुँचता है, और जो एग है वो कौन कौन से पाथवे से स्पर्म्स तक पहुँचता है, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए पहुँचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, देखो स्पर्म्स इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू वेजाइना में डिपोजिट होता है। वेजाइना से ये सर्विकल कैनाल को क्रॉस करके यूट्रस, और यूट्रस को क्रॉस करता हुआ फिलिपिन ट्यूब, फिलिपिन ट्यूब में सबसे पहले पार्ट मिलता है उसको इस्थमस एंड देन एम्पुलरी रीजन्स। सेम उसी टाइम पे दूसरे साइड से ओवम जो होता है ओवरी से निकला, ओवरी से निकलने के बाद फेमरिल इसको पिक करता है, ठीक है ना, और इन्फेंडिबुलम्स के थ्रू इसको भी कहाँ पहुंचा देता है, आपका एम्पुलरी रीजन्स में। तो देखो इधर से एग आ गया और इधर से स्पर्म्स आ गया, दोनों आके मिलेंगे और यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो ये जो पाथवे है बच्चों, ठीक है ना, पाथवे है, इस पाथवे में बहुत सारे स्पर्म्स इसमें क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते रहते हैं तुम्हारा इसमें। मतलब स्पर्म्स का जो नंबर होता है वो कंटिन्यूसली कम होता चला जाता है, एवरी स्टेप्स के बाद इसमें कम होता चला जाता है तुम्हारा। इस चीज को भी ध्यान में रखना हमने, ठीक है। फर्टिलाइजेशन पढ़े बच्चों, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में अल्टीमेटली जो स्पर्म्स है बच्चों वो क्या करता है, इस एग के अंदर इंटर करता है। तो हमें यहाँ पे स्टडी कर लेना चाहिए कि एग में कितने सारे लेयर्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ओवम कह तो रहे हैं, लेकिन ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ये आपका सेकेंडरी
oocyte का स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है। तो सेकेंडरी oocyte में सबसे बाहर बच्चों फॉलिकुलर लेयर होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या होता है आपका फॉलिक्यूलर लेयर होता है। उसके बाद आता है बच्चों कोरोना रेडिएटा, मतलब ये हो गया नंबर 1 बाहर से, ये हो गया नंबर 2, और ये उसके बाद आता है जोना पेलिसोटा, ये नंबर 3, एंड देन उसके बाद फाइनली बच्चों ये आपका मेम्ब्रेन्स होता है, किसका, oocyte का मेम्ब्रेन है। तो ऊ मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं या oocyte मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। तो oocyte ये मेम्ब्रेन है, ये 4th नंबर में आ जाएगा। फाइनली इसी को क्रॉस करके ये साइटोप्लाज्म है, ये दिख रहा है हमें कि ये oocyte का मतलब सेकेंडरी oocyte का साइटोप्लाज्म है, सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस है। यहीं पे क्या होता है अल्टीमेटली आके फर्टिलाइजेशन होगा और इसमें क्रोमोसोम्स दोनों का मिक्स होता है, न्यूक्लियस मिक्स होकर एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेगा इसमें। दैट्स क्लियर, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका स्ट्रक्चर, किसका, ओवम का कह सकते हो या सेकेंडरी oocytes का कह सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशंस, ठीक है। तो इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशंस का है बच्चों, इसको हम लोग बहुत अलग अलग पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कैपेसिटेशन हो गया, है ना, कैपेसिटेशंस। फिर उसके बाद बच्चों इसमें हम लोग देख सकते हैं बाइंडिंग ऑफ स्पर्म्स, किसके साथ, oocyte मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद हम लोग इसमें देख सकते हैं एक्रोसोमल रिएक्शंस, ठीक है, या इसको पेनेट्रेशंस भी कह सकते हैं। देन उसके बाद बच्चों इसमें कॉर्टिकल रिएक्शंस होता है, जोनल रिएक्शंस होता है, ठीक है ना, जोनल रिएक्शंस बोल सकते हैं। उसके बाद फाइनली इसमें बच्चों एग का एक्टिवेशंस होता है, एग एक्टिवेशंस, ठीक है, एग एक्टिवेशंस होता है, जिसमें क्या होता है मियोसिस 2 जो है एग का कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड देन फाइनली बच्चों इसमें क्या होगा आपका सिंगेमी होता है, दैट मींस अल्टीमेटली अब क्या होगा, मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई और फीमेल गैमेटिक न्यूक्लियाई फाइनली फ्यूज करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, दैट इज जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इसी घटनाओं को हमें 1 बाय 1 करके देखना है बच्चों। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसमें कैपेसिटेशन, सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। कैपेसिटेशंस, तो कैपेसिटेशंस क्या होता है बच्चों इसमें, ठीक है। इसको देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये विजाइनल पार्ट हो गया, यहाँ पे स्पर्म्स क्या हुआ, अभी जस्ट डिपॉजिट हुआ है। फिर उसके बाद देख सकते हो ना इसमें 50% रॉन्ग साइड चला जाता है, 50% राइट साइड में गया, जहाँ पे एक अल्टीमेटली आके यहाँ पे इवेट करा होता है और फर्टिलाइजेशन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो कैपेसिटेशन सबसे पहले क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं बच्चों इसमें, ठीक। कैपेसिटेशंस बच्चों इसमें हम कह सकते हैं कि एक तरह का फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन होता है स्पर्म्स का, और दैट विल टेक प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओनली, ठीक है। जब तक ये कहाँ था, सीमेंस के फॉर्म में कहाँ पे था तुम्हारा, एपिडाइडमस में या फिर यूरेथ्रल्स में कहीं भी, तो वहाँ पे इसका कैपेसिटेशन नहीं होता क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हुआ क्या, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग हुआ क्या, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर यहाँ पे कैसे कैपेसिटेशन हुआ है, ठीक है। इस चीज को भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कैपेसिटेशन बच्चों, ये कंडीशन होता है जिसमें स्पर्म्स क्या होता है बच्चों, ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसमें, यहाँ पे कैपेसिटेशन में अल्टीमेटली हम लोग शॉर्टकट में बताना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, जो स्पर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हाइपर एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा। इसमें कैसे होगा हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है बच्चों। देखो कैपेसिटेशंस का जो ड्यूरेशन होता है बच्चों, ये करीब करीब 6 से 7 घंटे लग सकते हैं, 6 to 7 आवर इसमें टाइम इन यूज हो सकता है तुम्हारा। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा उसको पढ़ते जाते हैं और एक्सप्लेन करते जाते हैं। द ह्यूमन स्पर्म्स कैन लिव फॉर मेनी वीक इन द मेल जेनेटल डक्ट में, बट जैसे ही इजैकुलेशन होता है बच्चों, तो इसमें स्पर्म्स का जो लाइव होता है वो 24 से 48 घंटे, ठीक है ना, मतलब 1 से 2-3 दिन तक का इसमें रहता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, आउटसाइड। जैसे एक बार इजैकुलेशन हो गया तब, अब स्पर्म्स क्या आता है, मूव इनटू द लिक्विड मीडियम एंड सेक्रेटेड बाय द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट्स, वहाँ पे मूवमेंट करता है। और स्पर्म्स का जो क्या बोलते हैं वेलोसिटी होता है, ठीक है ना, मतलब स्पीड जो होता है वो होता है आपका 1.5 से लेके मतलब 1.5 से लेके 3 mm पर मिनट होता है इसमें, 1.5 to 3 mm पर मिनट इसका स्पीड होता है स्पर्म्स का, ये स्पीड है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, स्पर्म्स का ये स्पीड है बच्चों इसमें,
क्लियर है। अब इसमें स्पर्म्स के मूवमेंट्स के लिए एक लोकल हार्मोन्स कह सकते हो या एक मैसेंजर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि सीमेंस के साथ होता है और ये स्पर्म्स की मोटिलिटीज के लिए, ठीक है ना, के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी की वजह से स्पर्मेटोजुआ जो है, दैट मींस स्पर्म जो होता है एम्ब्रियोनरी रीजन तक ये पहुंचता है तुम्हारा। अब अल्टीमेटली कैपेसिटेशंस में होता क्या बच्चों, देख सबसे पहले क्या होगा, रिमूवल ऑफ द मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है ना, मतलब जो आपका एग का स्पर्म्स होता है, एग का स्पर्म्स है, ये मान लेते हैं ये स्पर्म्स है, स्पर्म्स का मेम्ब्रेन जो होता है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, उसमें से कोलेस्ट्रॉल्स निकलने लगता है और कोलेस्ट्रॉल निकलने से क्या होता है, मेम्ब्रेन अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ये सारा सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डीकैपेसिटेशन फैक्टर होता है, वो डाइल्यूट हो चुका है। डाइल्यूट क्यों हुआ, मैंने बोला अभी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब आ जाता है तो फीमेल जेनिटल पार्ट्स में जो फ्लूइड होता है उसमें ये डाइल्यूट हो जाता है और जैसे डाइल्यूट होता है तो डीकैपिटेशन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डीकैपेसिटेशन फैक्टर हो जाता है बच्चों, वो आपका डाइल्यूट हो गया, मतलब अब वो एक्टिव नहीं रहा इसमें, ठीक है। उसमें एक और प्रोसेस होता है हाइपर एक्टिव होने के पीछे, कि इसमें जो कैल्शियम आयन होता है वो बहुत तेजी से इंटर करने लगता है, स्पर्म्स के अंदर इंटर करने लगता है, रेपिडली इसमें करने लगता है, जिससे क्या होगा, स्पर्म्स इसमें मोटाइल हो जाता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये था डीकैपेसिटेशन। तो डीकैपेसिटेशन में क्या हो गया, स्पर्म जो था हाइपर एक्टिव हुआ। अब हाइपर एक्टिव होने के पीछे क्या था, कैल्शियम घुसा, और कैल्शियम क्यों घुसा, क्योंकि मेम्ब्रेन वीक हुआ था। मेम्ब्रेन वीक क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें से कैल्शियम, क्योंकि इसमें से कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो रिमूव होता है ड्यू टू द डीएक्टिवेशंस या डाइल्यूशंस ऑफ द डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स की वजह से। दैट्स क्लियर। चलो, तो ये तो पहला इवेंट्स रहा बच्चों, ठीक है, पहला इवेंट्स रहा इसमें। नेक्स्ट है इसमें आपका केमो अट्रैक्शंस, ठीक है ना, केमो अट्रैक्शंस, ठीक है, केमो अट्रैक्शंस। तो केमो अट्रैक्शंस में बच्चों यहाँ पे जो एग होता है वो आपका रिलीज करता है फर्टिलाइजिन, एक केमिकल होता है जो कि क्या है बच्चों, आपका ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर होता है, ठीक है। और जो स्पर्म्स होता है उसके हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है बच्चों एंटी फर्टिलाइजिन, ये एक तरह का एसिडिक प्रोटीन होता है, क्या होता है, एसिडिक प्रोटीन होता है। अब ये दोनों के बीच में रिएक्शन होता है बच्चों, इस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनेशंस रिएक्शंस कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एग्लूटिनेशन रिएक्शन होते हैं, जो कि स्पेसीज स्पेसिफिक होता है, स्पेसीज स्पेसिफिक होता है। दैट्स क्लियर बच्चों, ठीक है, ये होने लगता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये जो आपका कह सकते हो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, स्पेसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब जिस स्पेसीज का स्पर्म हो वो अपने स्पेसीज के साथ ये एग्लूटिनेशन रिएक्शंस करता है। इसकी वजह से बच्चों आपको जान के हैरानी होगा कि इससे क्या होता है, जो स्पर्म्स काउंट होता है वो कम होने लगता है और इसके वजह से चांसेस क्या होता है, मोनोस्पर्मिक, मतलब ये क्या कहता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस चांसेस ऑफ पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी के चांसेस को ये डिक्रीज कर रहा होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, पॉलीस्पर्मी के चांसेस को, और इनहांस कर रहा है कि इसमें क्या हो जाए, मोनोस्पर्मी हो जाए तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, मोनोस्पर्मिक्स के चांसेस को बढ़ा रहा होता है, ठीक है। देख इससे क्या होगा बच्चों, अगर मान लो किसी वजह से एक एग के साथ अगर एक से ज्यादा स्पर्म जाके इसको फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है ना, एक से ज्यादा, तो इस केसेस में ये जो भी रिजल्टेंट जाइगोट बनेगा ना, ये आगे चल के सर्वाइव नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही होता है, अगर मान लो किसी दूसरे स्पेसिस का, अगर किसी दूसरे स्पेसिस का स्पर्म्स आता है तो उस केसेस में एक से ज़्यादा स्पर्म फर्टिलाइज करता है और वो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे हम लोगों में एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शंस चलता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको बोला जाता है केमो अट्रैक्शंस कहते हैं हम लोग इसमें, ठीक है ना। हम लोग एक्रोसोमल रिएक्शंस। तो एक्रोसोमल रिएक्शंस में ध्यान में रखना हम लोगों को कि यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शंस में क्या होता है कि अब अल्टीमेटली जो एक्रोसोम, एक्रोसोम मतलब जो स्पर्म्स के हेड के ऊपर जो एक्रोसोम था गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। अब वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है बच्चों वो अपना एक्टिविटी शो करने लगेगा इसमें। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शंस क्या हो गया, देखो स्पर्म्स एडहेर द सरफेस ऑफ द एग कवर, ठीक है ना, एग्लूटिनेशन हुआ। उसके बाद क्या है, द एक्रोसोम्स स्टार्ट रिलीजिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, दैट इज स्पर्म लाइसेंस को रिलीज करना स्टार्ट करता है, स्पर्म लाइसेंस को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें मेनली जो स्पर्म लाइसेंस है इसमें मेनली तीन तरह के, कितने, तीन तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका इसमें
हाइल्यूरोडिनेज, दूसरा होता है कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम या इसको कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स कहा जाता है। एंड उसके बाद लास्ट है जोनालाइसिन या एक्रोसिन्स कहते हैं। तो तीन ये एंजाइम होते हैं और इन तीनों का टारगेट साइट अलग अलग होता है। जैसे देख सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो ये फॉलिकुलर लेयर को पेनिट्रेट करता है, ठीक है ना। तो फॉलिकुलर लेयर जो आपस में बच्चों हाइड्रोनिक एसिड दैट मींस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के वजह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करता है जिससे सेल लूज होंगे और ये अंदर घुसता चला जाएगा आपका, ठीक है, अंदर चला जाएगा। एंड देन उसके बाद अच्छा है बच्चों इसको कोरोना रेडिएटा मिलेगा, दूसरा लेयर क्या मिलता है, कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटास को भी ये क्या करेगा बच्चों, डाइजेस्ट करेगा। कैसे करेगा डाइजेस्ट यहाँ पे कैसे करेगा डाइजेस्ट, तो ये है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स या कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो ये कोरोना रेडिएटा को भी डाइजेस्ट कर देगा। अब इसके बाद सीधा आ जाता है बच्चों तीसरा नंबर, तो तीसरे में इसको मिलता है जोना पेलेसुडास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जोना पेलेसुडा मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो लेयर मिला जोना पेलेसुडा, तो इस जोना पेलेसुडा को डाइजेस्ट कर देता है और डाइजेस्ट करके अब फाइनली जो मेम्ब्रेन है बच्चों, मतलब जो स्पर्म्स का मेम्ब्रेन से अब वो अटैच हो जाता है एग मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देख कोरोना ये क्या करेगा, डाइजेस्ट जोना पेलेसुडा इन्वॉल्व इन द जोना पेलेसुडा कॉम्पैटिबिलिटीज। हाँ, अब जोना पेलेसुडास पे बच्चों यहाँ पे कुछ प्रोटीन होता है, रिसेप्टर की तरह काम करता है, अब वो उनके साथ बाइंड कर जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। अभी बस में क्लियर है। तो इसके पहले हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा था फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन, तो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शंस होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शंस, उसके बाद आपका ये एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन रिएक्शंस हो गया यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे जो नेक्स्ट रिएक्शन बाइंडिंग ऑफ किसका, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म्स टू द जोना पेलेसुडा। अब फाइनली जोना पेलेसुडा के साथ बाइंड करेगा मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो अब इसमें जैसे एक्रोसोम्स रिएक्शन हुआ, ये स्टिमुलेट करता है बाइंडिंग को। अब जैसे बाइंड करता है तो उसमें उस साइड का जो मेम्ब्रेन होता है बच्चों, वो थोड़ा सा आउट ग्रोथ इस तरह से ओवर ग्रो करने लगता है और स्वेल करने लगता है तुम्हारा। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे बनाता है फर्टिलाइजेशन कोन, या इसी को बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन, जिसमें अल्टीमेटली अब क्या होगा बच्चों कि जो स्पर्म्स का जो हेड वाला जो पोर्शन है वो आके इसके साथ अटैच्ड हो जाता है तुम्हारा। और जैसे अटैच्ड हुआ मतलब अब दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया है, तो तुरंत क्या होता है बच्चों, ये जो एग मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, तुरंत यहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है तुम्हारा। क्या होता है, डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन। और ये डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम चैनल होता है बच्चों वो ओपन हो जाता है और सोडियम का क्या होता है, इन्फ्लक्स होने लगता है तुम्हारा इसमें। तो अंदर आने लगेगा, सोडियम आने लगेगा, ठीक है। तो अंदर का मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज और बाहर का मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और इसके वजह से इसको बोलते हैं हम लोग फास्ट ब्लॉकेज। और ये इतना तेजी से होता है कि तुरंत क्या होता है, पूरा का पूरा एग जो होता है वो चार बाहर से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है इसमें। तो ये मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन जो कि फास्ट ब्लॉकेज होता है और प्रिवेंट करेगा किसको, पॉलीस्पर्मेज को प्रिवेंट करता है तुम्हारा। तो फर्टिलाइजेशन में क्या देख रहे हैं बच्चों हम लोग कि यहाँ पे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो किसी एक स्पर्म्स के फर्टिलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है और उसके बाद जो भी पीछे से स्पर्म्स आ रहे हैं उनको ब्लॉक कर रहा है, किसी भी तरह से रोकना चाहता है ताकि पॉलीस्पर्मी का केस ना हो जाए। और पॉलीस्पर्मी का केस हो जाएगा तो उस केसेस में क्या होगा बच्चों, वो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कोन ऑफ रिसेप्शन बनता है, डीपोलराइजेशन होता है। अब ये तुरंत इनिशिएट कर देता है कॉर्टिकल, और इसी को थोड़ा सा अलग है जोनल रिएक्शंस यहाँ पे स्टार्ट करता है। हालांकि दोनों चीजें अलग अलग है बच्चों, ठीक है ना, समझते हैं क्या होता है। तो कॉर्टिकल रिएक्शंस में बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हमें विस्तार से समझना पड़ेगा, तो घबरा मत, एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देख अभी फिलहाल क्या हुआ, इसमें कौन रिसेप्शन बना, मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गया, फास्ट ब्लॉकेज हो गया। अब यहाँ पे ये जो होता है बच्चों ये स्लो ब्लॉकेज कहलाता है, ठीक है ना। और इसका भी मकसद होता है बच्चों की आपका पॉलीस्पर्मी जो है उसको चेक करना है, पॉलीस्पर्मी को रोकने से है, ठीक है। अब होता क्या देख इसमें, स्पर्म्स और एग मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है। मेल जो प्रोन्यूक्लियस होता है बच्चों ये और प्रॉक्सिमल सेंट्रल पार्ट जो होता है ये अब इंटर करने लगता है किसके अंदर, आपके उस साइड के अंदर, मतलब एग के अंदर इंटर करने लगता है और बाकी के जो पार्ट है वो पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। अब ये जब प्रोसेस चल रहा होता तो उसी टाइम पे अभी आगे एक डायग्राम देख के मैं एकदम अच्छे से समझा दूंगा। उसी टाइम पे क्या होता है बच्चों, कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा, ठीक है ना, इन्फ्लक्स।
और इसमें इसके वजह से बच्चों यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शंस इनिशिएट हो जाता है। अब क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा और विस्तार से देखते हैं यहाँ पे आगे एक डायग्राम में, ठीक है। देखना सबसे पहले तो क्या हुआ, यहाँ पे स्पर्म्स आके बाइंड करता है जोना पैलेसुडा से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन देखा था, जिससे क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक रिलीज होता है और ये इस मेम्ब्रेन्स को जोना पैलेसुडास को भी पेनिट्रेट करता हुआ सीधे पहुंच गया कहाँ पे, ये एग मेम्ब्रेन के पास। और ये जो स्पेस रहता है बच्चों ये पेरीवाइटल स्पेस कहते हैं, ठीक है ना, ये पेरीवाइटल स्पेस है। पहुंच गया कहाँ तक, एकदम सीधा पहुंच गया एग मेम्ब्रेन। उसके बाद एग मेम्ब्रेन्स के ऊपर बच्चों ये छोटे छोटे दिख रहा है, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर प्रोटीन है, इसके साथ बाइंड करता है तुम्हारा ठीक है। तो यहाँ तक तो था एक्रोसोमल रिएक्शंस, जिससे क्या होगा ये पेरीवाइटल स्पेस वगैरह से होता हुआ ये अल्टीमेटली जाके बाइंड होगा। अब जैसे बाइंड होता है बच्चों, ठीक है ना, तो इस एग के अंदर इस तरह से छोटे छोटे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के पैकेट बहुत सारे इसके अंदर होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, पेरिफेरल पार्ट में जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ड्यू टू द कैल्शियम के इनफ्लक्स की वजह से, कैल्शियम जब अंदर जाना स्टार्ट होता है, कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, ठीक है, बहुत सारा कैल्शियम अंदर जाने लगेगा। तो इसके वजह से बच्चों ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के पैकेट जो हैं ये डिफ्यूज हो जाते हैं और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये धीरे धीरे क्या करते हैं, इस ग्रेन्यूल्स को मेम्ब्रेन्स के बाहर, दैट इज पेरीवाइटल स्पेस में, कहाँ पे, इस पेरी वाइटलिन स्पेस में जमा करने लगते हैं। और फाइनली ये क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है ये मेम्ब्रेन्स, ठीक है, फ्यूज हो जाता है और ये हार्ड हो जाता है। और यहीं पे ये फॉर्म कर लेता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग, इसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन्स कहते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन्स। तो स्पेशली इस जोना रिएक्शंस में होता क्या है तुम्हारा, एक तो पहला नंबर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनता है, दूसरा ये मेम्ब्रेन हार्ड हो जाता है, और तीसरा बच्चों ये जितने रिसेप्टर प्रोटीन था ना, ये प्रोटीन्स ये सब लॉस हो जाता है, ताकि अब कोई दूसरा स्पर्म्स आके इनके साथ बाइंड नहीं करे। और फाइनली ये जो स्पर्म्स होता है बच्चों, उसका न्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स जो पार्ट होता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ये सब अंदर चला जाएगा फर्टिलाइजेशन को आगे फर्दर लीड करने के लिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसमें आपका स्लो ब्लॉकेज होता है कॉर्टिकल रिएक्शंस। फास्ट ब्लॉकेज क्या था आपका, डीपोलराइजेशन। स्लो ब्लॉकेज उसका भी काम था, क्या होता है आपका कि पॉलीस्पर्मी के चांसेस को रिड्यूस करना, ये लिखा हुआ था, पहले भी देख चुके थे। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों इसमें एक्टिवेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन्स। तो अब जैसे ही स्पर्म्स बच्चों ये इंटर कर गया अंदर, ठीक है, तुरंत क्या करता है इसमें मियोसिस 2 को इनिशिएट कर देता है कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मियोसिस 2 भी अभी रुका हुआ था। अब यहाँ पे जो स्पर्म्स एंट्री है बच्चों, ये कॉज करता है ब्रेकडाउन ऑफ द मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को ब्रेकडाउन कर देता है, और यहीं पे बनाता है तुम्हारा एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एपीसी का फॉर्मेशन करता है और इसका ब्रेकडाउन, इसको ब्रेकडाउन करेगा, इसको फॉर्म करता है। इसके अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे स्पर्म्स का न्यूक्लियस और ये तेरा एग न्यूक्लियस है, जो कि यहाँ पे देख साइटो यहाँ पे डिवीजन करता है। डिवीजन करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, डिवीजन करता है और डिविजन्स करके यहाँ पे एक पोलर बॉडीज का फॉर्मेशंस करता है। तो पोलर बॉडी बाहर चला जाएगा और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो आपका फ्यूज करके यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशंस करता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सिनगेमी को इनिशिएट कर देता है। तो मियोसिस पहले देख फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, उसके बाद ओवम बनेगा और एक पोलर इसी जोना पैलेसुडास में जो पेरीवाइटल स्पेस था वहां पे जाके ये रहता है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये क्या है आपका, ये है पोलर बॉडी। एक और डायग्राम से दिखा देंगे। एंड देन उसके बाद बच्चों इसके अंदर तो मेल न्यूक्लियस तो ऑलरेडी है ही, फीमेल न्यूक्लियस बन चुका है। अब ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे, सिनगेमी प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि क्रोमोसोमल मिक्सिंग होता है, एम्फी मिक्सिंग कहलाता है तुम्हारा इसमें थिंग। एंड देन फाइनली इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। ये हमारा सिनगेमी है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो सिनगेमी वाले प्रोसेस में यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अब अल्टीमेटली जो मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस है अप्रोच करता है एक दूसरे के साइड में। उसके बाद पहले तो मिक्सिंग होता है इसमें पेरेंटल क्रोमोसोम का, जिसको हम बोलते हैं एम्फी मिक्सिंग। एंड देन फाइनली क्या होता है बच्चों, रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, दैट इज द सिन कैरियंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एम्फी मिक्सिंग मतलब क्रोमोसोम मिक्सिंग, सिन कैरियन फॉर्मेशन मतलब कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस बना है दो अलग अलग क्रोमोसोम, दो अलग अलग न्यूक्लियस के मिक्सिंग से बना है। तो दैट्स द सिनगेमी प्रोसेस होता है।
अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम से मैं दिखा रहा था, अभी देख लो यहाँ पे ये ओवम का न्यूक्लियस है, स्पर्म्स एंटर कर गया है। स्पर्म्स एंटर करने के बाद यहाँ पे बच्चों देखो दोनों में एम्फी मिक्सिंग हो रहा है, ये इसी को क्या बोलते हैं क्रोमोसोम मिक्सिंग, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग एम्फी मिक्सिस कहते हैं, एम्फी मिक्सिस कहते हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली ये आपका जाइगोट रेडी हो गया, जिसको बोलते हैं वाइटल लिंक बोलते हैं हम लोग, है ना, किसके बीच में, पेरेंट और प्रोजेनिस के बीच में। तो ये था हमारा बच्चों फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, सिग्निफिकेंस में की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस में बच्चों एक तो सबसे पहले ध्यान में रख लेना आप लोगों को, ठीक है, कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होगा, आपका जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंडीशंस होता है वो सबसे पहले तो रिस्टोर हो जाता है तुम्हारा, है ना। हैप्लॉइड कंडीशन जो होता है वो आपका रिस्टोर हो जाएगा, है ना, दैट इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन इससे क्या होता है, इसमें न्यू जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंस किस में आ जाता है, आपके जाइगोट में होता है, क्योंकि यहाँ पे गैमेट बनता ही मियोसिस के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरी के अंदर यहाँ पे मियोसिस चलेगा, तो ये ओवम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसी तरह टेस्टिस के अंदर मतलब स्पेशली सेमिनिफेरस में मियोसिस चलता है, तो स्पर्म्स होता है, तो ये दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना, देन फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देख जैसे ये पेरेंट क्या थे, डिप्लॉइड कंडीशंस में थे, गैमेट जो बना वो हैप्लॉइड कंडीशंस में है, और फिर से वापस से क्या हो गया, ये तुम्हारा वापस से डिप्लॉइड कंडीशन में, तो डिप्लॉइड हैप्लॉइड कंडीशंस को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें बच्चों यहाँ पे क्या होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस काफी ज्यादा हो जाता है, जैसे कि रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वो बढ़ जाता है, और यही सारा प्रोटीन या जो भी न्यूट्रिएंट बना है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स में यूज होने वाला है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट होता है बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन, तो देख ही सकते हैं इसमें जब गैमेट बनता है बच्चों यहाँ पे, तो एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा, जैसे फीमेल में एक्स होता है और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है। तो मेल जो होता है हेट्रोगेमेटिक होता है, दो तरह का गैमेट बनाएगा, लेकिन फीमेल ऑलवेज एक तरह का। अब फर्टिलाइजेशन किस तरह का हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि ये मेल बनने वाला है या फीमेल बनने वाला, ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन। एंड लास्ट वन इज द इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज। तो बच्चों यहाँ पे एक था प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी इंटर किया था वो एग के अंदर, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, है ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो फर्स्ट क्लीवेज होता है एग के अंदर, फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है ना, उसको ये इनिशिएट करता है बच्चों, ठीक है। तो ये था हम लोगों का आज का फर्टिलाइजेशन के बारे में, जितना बताना था मैंने बता दिया बच्चों। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हो, तो अगर पॉसिबली हुआ तो मैं आपसे जवाब दे दूंगा इसमें, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दूसरों का भला करिए बच्चों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये आपको पता है ना। तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, इसके आगे वाला पार्ट दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे और इम्प्लांटेशन को भी समझेंगे इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।